हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस फास्ट ट्रैक टू 50 सीरीज, जहां पे हम लोग आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं जस्ट 25 सेशंस भी, सो दैट आप लोग अपने एटलीस्ट 50 मार्क्स इंश्योर कर पाएं आउट ऑफ योर टोटल 100 मार्क्स इन आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट गाइस। अब आज के सेशन में वी विल बी टॉकिंग अबाउट वैल्यूएशन ऑफ रियल प्रॉपर्टी, बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइस कि भाई अगर आप लोग एक स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन करना चाहते हैं अंडर द राइट गाइडेंस, तो आप लोग जो इन रिस्पेक्टिव कोर्सेज में खुद को एनरोल कर सकते हैं। सुपर क्रैश कोर्स, टेस्ट सीरीज और बैंकर कैप्सूल कोर्स। अब इन कोर्सेज के थ्रू क्या कुछ एलिमेंट्स आप लोगों को ऑफर किए जा रहे हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे इन द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। टिल देन वी विल बी कंटिन्यूइंग अ डिस्कशन विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गाइस। अब देखिए नवंबर 2024 के अंदर भी हम लोगों को जो वैल्यूएशन था इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन देखने के लिए मिला। तो जो भी टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं उन टॉपिक से कहीं ना कहीं आप लोगों को लास्ट साइकिल के अंदर जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिल जाएंगे। तो आप लोगों ने इस सीरीज के साथ कंसिस्टेंटली जुड़े रहना है सो दैट आप लोग एटलीस्ट अपने 50 मार्क्स इंश्योर कर पाए आउट ऑफ योर टोटल 100 मार्क्स इन आरबीडब्ल्यूएम भी। आफ्टर दैट अब आज की डिस्कशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं विद वैल्यूएशन गाइस। तो देखिए वैल्यूएशन का मतलब क्या है, जहां पे हम लोग एक किसी भी एसेट या फिर प्रॉपर्टी की वर्थ को असेस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फ्यूचर इनकम पोटेंशियल एंड द बेनिफिट्स भी। तो इसी प्रोसेस, इसी असेसमेंट के प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, वैल्यूएशन बोल रहे हैं। अब इसका पर्पज क्या है गाइस, टू डिटरमाइन कि भाई एक एसेट जो है हाउ मच एन एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी वर्थ इन फ्यूचर बेस्ड ऑन द करंट डेटा। जैसे एक्सपेक्टेड अर्निंग्स कितनी है एक प्रॉपर्टी के थ्रू, एक एसेट के थ्रू फ्यूचर के अंदर मुझे कितनी अर्निंग्स हो सकती हैं, पोटेंशियल एप्रिसिएशन उसकी वैल्यू कितनी अप्रिशिएट कर सकती है, और कुछ अदर रेलेवेंट फैक्टर्स के बेसिस के ऊपर गाइस। ठीक है, तो इसी को हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वैल्यूएशन बोल रहे हैं। और ये हम लोगों को हेल्प करती है डिटरमाइन करने में, वैल्यूएशन का जो प्रोसेस है कि भाई हमारा जो एसेट है उसकी फ्यूचर के अंदर जो है उसकी क्या वर्थ रहने वाली है गाइस, बेस्ड ऑन द प्रेजेंट सिनेरियो। आफ्टर दैट अब हम लोग बात कर लेते हैं कॉस्ट के बारे में। तो देखिए भाई कॉस्ट क्या है, कॉस्ट एक्चुअल में जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड किया गया होता है टू प्रोड्यूस और एक्वायर एन एसेट। मतलब अब जैसे मान लो एक इंडिविजुअल के द्वारा जो है वो अपनी फैक्ट्री के अंदर कुछ यूनिट्स जो है प्रोड्यूस की जा रही हैं। एक यूनिट को बनाने का खर्चा अगर 100 रुपये है, ठीक है, 100 रुपये जो है वो खर्च कर रहा है एक यूनिट को बनाने में, तो इट विल बी द कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिट गाइज। अब व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉस्ट? सो देखिए इट इज द डायरेक्ट एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग और परचेजिंग द एसेट। कॉस्ट में हम लोगों को प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूड होता हुआ देखने के लिए नहीं मिलता है, और ना ही कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस रहता है जैसे मार्केट डिमांड का या फिर कंपटीशन का गाइस। सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रॉफिट मार्जिन, डिमांड एज वेल एज मार्केट कंपटीशन गाइस। फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी 1000 रुपीज स्पेंड करती है किसी प्रोडक्ट को बनाने में, तो 1000 क्या हो जाएगी, कॉस्ट हो जाएगी उस प्रोडक्ट की, जितना हम लोगों ने खर्चा किया उस प्रोडक्ट को बनाने में भाई, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कॉस्ट बोल दे रहे हैं यहाँ पे। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं प्राइस के बारे में। अब देखिए भाई प्राइस क्या हो जाएगा, जिस अमाउंट के ऊपर उस प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर ऑफर किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ सेल, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, प्राइस बोल देंगे। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सप्लाई एंड डिमांड। ये जो हमारा प्राइस रहता है इसके ऊपर डिमांड और सप्लाई का इन्फ्लुएंस देखने के लिए मिलता है, और इसके अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस प्रॉफिट हम लोग जो है वो देख लेते हैं भी। मतलब जो प्राइस है दैट इंक्लूड्स बोथ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द इंडिविजुअल गाइस। ठीक है, मतलब जो प्रोड्यूसर है उसका प्रॉफिट मार्जिन भी यहाँ पे प्राइस के अंदर जो है वो इंक्लूडेड रहता है। सो प्राइस रिफ्लेक्ट द मार्केट डायनेमिक्स सच एज डिमांड कैसी है, कंपटीशन कैसा है मार्केट में, और इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर मार्केट में अच्छी डिमांड देखने के लिए मिल रही है तो 100 रुपीज़ अगर किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट है तो उसको आप लोग जो 500 रुपये में भी बेच पाओगे, अगर मार्केट के अंदर हम लोगों को डिमांड देखने के लिए मिल रही है और इकोनॉमी जो स्टेबल है, लोगों के पास परचेजिंग पावर भी है अभी। अब जो सेलर है वो सेट करता है प्राइस को कंसीडरिंग बोथ द कॉस्ट एज वेल एज द प्रॉफिट मार्जिन। फॉर एग्जांपल द प्राइस ऑफ सेम प्रोडक्ट जो कि 1000 रुपये में बनाया गया, उसको सोल्ड आउट किया जा सकता है मार्केट में
एट ₹1500 ड्यू टू डिमांड, और प्रॉफिट मार्जिन वहां पे जो है वो हम लोगों को इंक्लूड देखने के लिए मिलेगा इन 1500 के अंदर गाइस। सो ये हम लोगों ने प्राइस के बारे में बात कर ली। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं वैल्यू के बारे में भी। अब देखिए वैल्यू क्या है, वैल्यू एक परसीव्ड वर्थ है किसी भी एसेट या फिर प्रॉपर्टी की, जहां पे हम लोग कुछ फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे जब भी इस एसेट या फिर प्रॉपर्टी की वर्थ को जो है वो हम लोग यहाँ पे एसेस कर रहे होंगे। क्या कुछ वो फैक्टर्स हैं, यूटिलिटी कितनी है भाई उस एसेट की, उस प्रॉपर्टी की, ठीक है, क्या वो बेनिफिशियल के लिए मतलब बेनिफिशियरी के लिए यूजफुल भी है वो प्रोडक्ट या फिर नहीं है, स्कार्सिटी कितना रेयर कितना यूनिक वो प्रोडक्ट देखने के लिए मिल रहा है, डिमांड हम लोगों को कैसी देखने के लिए मिल रही है, मतलब जो बोरोअर है क्या वो उतना अमाउंट पे करने के लिए रेडी है जितना उसका प्राइस रखा गया है, जितनी उसकी वैल्यू जो है लगाई गई है, ठीक है, तो उसको बोल देंगे डिमांड। नेक्स्ट इज ट्रांसफरेबिलिटी, मतलब कि जो ओनरशिप है वो कितनी इजीली ट्रांसफर की जा पाती है उस एसेट उस प्रॉपर्टी के केस में, दैट विल डिफाइन द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट और प्रॉपर्टी गाइज। सो ये हम लोगों ने की फैक्टर्स के बारे में बात कर ली जिनके थ्रू हम लोग एक्चुअल में वैल्यू को डिटरमाइन कर पाते हैं भी, विच आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ अ एसेट और प्रॉपर्टी। आफ्टर दैट अब ये जो वैल्यू है ये चेंज कैसे होती है अभी, तो क्या कुछ वो फैक्टर्स हैं जो कि एक वैल्यू को चेंज करते हैं। सो चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई, तो अगर हम लोगों को डिमांड और सप्लाई में चेंज होता हुआ देखने के लिए मिलेगा, जैसे मतलब हम लोग देख पाते हैं कि जो रियल एस्टेट रहता है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है जब डिमांड राइज होती है इन द ग्रोइंग नेबरहुड, मतलब एक यहाँ पे एक एरिया है, यहाँ पे दो हम लोगों को जो है वो कॉलोनीज देखने के लिए मिल रही हैं। इस कॉलोनी के अंदर जो घर हैं यहाँ पे इन घरों की डिमांड अगर सडनली राइज कर गई तो इस एरिया के अंदर इस कॉलोनी के अंदर जो घर होंगे उनका वैल्यू ऑटोमेटिकली जो है वो इंक्रीज हो जाएगी गाइस। सो इस वजह से जो डिमांड और सप्लाई है वो एक मेजर फैक्टर है वैल्यू के चेंज होने में। नेक्स्ट इज लाइफस्टाइल चेंजेस, अब देखिए कस्टमर के प्रेफरेंस में हम लोगों को चेंज होता हुआ देखने के लिए मिलता है। अब पहले कस्टमर बोलते थे कि भाई हम लोगों को जो है वो एसी वगैरह जो है वो घर के अंदर लगे होने चाहिए जिस भी प्रॉपर्टी को हम लोगों ने बाय करना है। अब लोग क्या बोल रहे हैं कि एनर्जी एफिशिएंट जो है वो बिल्डिंग्स होनी चाहिए, ठीक है। एलपीजी की जैसी समस्या है तो अब लोग बोलेंगे कि भाई हम लोगों को जो एलएनजी जो है चाहिए जिस भी प्रॉपर्टी को हम लोगों ने बाय करना है। तो प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो कस्टमर के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज होती रहती है। सो थर्ड फैक्टर हेयर इज द फिजिकल डिटेरियोरेशन। सो हम लोग देखते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वियर एंड टीयर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है वैल्यू मतलब एक प्रॉपर्टी के अंदर विद द पैसेज ऑफ टाइम जो प्रॉपर्टी है वो या प्रॉपर्टी या फिर जो कोई एसेट है उसकी वैल्यू डिक्रीज कर जाती है बिकॉज ऑफ द चेंजिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। हम लोगों को टेक्नोलॉजिकल चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं उस वजह से जो जैसे नई कोई बिल्डिंग है तो वहाँ पे अगर एलिवेटर्स लगा दी गए हैं, लिफ्ट लगा दी गई है, तो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी और जो एग्जिस्टिंग ओल्ड प्रॉपर्टीज है उनकी वैल्यू कम हो जाएगी भी। सो दीज आर दी फैक्टर्स जो कि वैल्यू के अंदर जो चेंज आता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। आफ्टर दैट वैल्यूएशन करता कौन है, तो देखिए वैल्यूएशन एक स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल एक्टिविटी है जो कि क्वालिफाइड इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स के द्वारा की जाती है। अब जो प्रोफेशनल्स हैं जो वैल्यूएशन करते हैं उनके पास एक प्रॉपर नॉलेज रहती है कि अगर एक 3 BHK बनाना है तो उस 3 BHK को बनाने में कितना मटेरियल लगेगा, क्या कॉस्ट जो है इन्वॉल्व रहेगी। दे आर अवेयर अबाउट द मार्केट कंडीशन एंड इकोनॉमिकल ट्रेंड के भी, इकोनॉमी किस तरह से जो है ग्रो कर रही है या फिर डाउनफॉल आ रहा है। दे आर हैविंग अ प्रॉपर नॉलेज ऑफ दैट थिंग। डेवलपमेंट प्लान ऑफ एन एरिया, एक एरिया में किस तरह के डेवलपमेंट प्लान को फॉलो किया जाना है। लीगल रूल्स क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी को लेकर के, लॉज को एडहेयर कर रही है प्रॉपर्टी या फिर नहीं कर रही है, रेंटल इनकम कितनी आ सकती है और कितना खर्चा यहाँ पे हम लोगों को जो है वो देखने के लिए मिलता है। तो इस सारी नॉलेज का भंडार जो है वो हम लोगों को देखने के लिए मिलता है किसके पास में, जो वैल्यूअर्स होते हैं हु आर दी स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स भी। अब जो वैल्यूअर है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं ऑन ऑल दीज फैक्टर्स टू डिटरमाइन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी गाइस। हाउएवर ये जो डेटा है ये क्योंकि हम लोगों को कंप्लीट और एक्यूरेट डेटा देखने के लिए नहीं मिलता है बिकॉज हम लोगों को डिमांड और सप्लाई में वेरिएशन देखने के लिए मिलती है। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एक ही प्रॉपर्टी की दो वैल्यूज जो निकाल दी जाए दो डिफरेंट वैल्यूअर्स के द्वारा, बिकॉज वहाँ पे वो अपने एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल जजमेंट का यूज कर रहे होंगे भी। तो ये हम लोगों ने बात कर ली वैल्यूअर्स और वैल्यूएशन के बारे में। आफ्टर दैट अब हम लोग बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ वैल्यूअर्स के बारे में भी। तो देखिए जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो एक रजिस्ट्रेशन ग्रांट करता है उन वैल्यूअर्स को, ठीक है, जो कि वैल्यूएशन प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं अंडर सेक्शन
34AB ऑफ द वेल्थ टैक्स एक्ट 1957। तो ये एक्ट आप लोगों को ध्यान में रखना है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन जो है वो वैल्यूअर्स की जाती है। अब जो रजिस्ट्रेशन है वो वैल्यूअर्स की टेक्निकल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस पे बेस्ड रहती है। अब अलग अलग पर्पज़ के लिए हम लोगों को अलग अलग तरह के जो वैल्यूअर्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे कोई बिल्डिंग है, कोई लैंड है, ठीक है, बिल्डिंग के लिए अलग वैल्यूअर होगा। एग्रीकल्चर लैंड की अगर वैल्यूएशन करनी है तो अलग उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, तो एक सेपरेट वैल्यूअर वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। प्लांट या फिर मशीनरी की वैल्यूएशन करनी है तो उसके लिए सेपरेट क्वालिफिकेशंस विल बी रिक्वायर्ड। ज्वेलरी की अगर वैल्यूएशन करनी है तो सेपरेट वैल्यूअर्स विल बी देयर। अब इस क्लासिफिकेशन के थ्रू हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि जो वैल्यूएशन है वो प्रोफेशनल के द्वारा ही जो है वो की जाए, who are having expertise in the specific type of asset guys, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं द इंस्टीट्यूशन ऑफ वैल्यूअर्स के बारे में। अब देखिए भाई, एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दिल्ली में हम लोगों को देखने के लिए मिलती है, जिसका वैल्यूएशन प्रोफेशन के अंदर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। इसके द्वारा एक्चुअल में मेंबरशिप ग्रांट की जाती है टू द प्रैक्टिसिंग वैल्यूअर्स जो कि प्रोफेशनल और एजुकेशनल रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं। अब ये जो मेंबरशिप है ये हम लोगों को इंश्योर करने में हेल्प करती है कि जो स्टैंडर्ड्स हैं वो सही स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जा रहे हैं वैल्यूएशन के अंदर फॉर वेरियस काइंड ऑफ सेक्टर्स, जब भी वैल्यूएशन परफॉर्म की जा रही है गाइस। आफ्टर दैट अब हम लोग बात कर लेते हैं टाइप ऑफ रियल प्रॉपर्टी और उनके वैल्यूएशन मेथड के बारे में, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे सबसे पहले एग्रीकल्चर लैंड के बारे में भी। अब देखिए, एग्रीकल्चर लैंड किस लैंड को बोला जाएगा? जिस लैंड के ऊपर फार्मिंग की जा सकती हो, जहाँ पे वो क्रॉप्स, प्लांट्स और ट्री उगाए जा सकें जिनकी हम लोगों को इकोनॉमिक वैल्यू जो है वो देखने के लिए मिलती हो गाइस। अब कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो कि एक वैल्यू को अफेक्ट करते हैं एग्रीकल्चर लैंड के केस में? सो द लोकेशन, कि भाई जो लैंड है क्या वो मार्केट के नियर बाई है या फिर मार्केट से दूर है? सॉइल क्वालिटी कैसी है? अवेलेबिलिटी, पानी और इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी हम लोगों को कैसी वहाँ पे देखने के लिए मिल रही है? प्रॉपर इरीगेशन फैसिलिटी है या फिर नहीं है? साइज ऑफ होल्डिंग, अब हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि अगर बड़ी होल्डिंग है, मतलब बड़ा प्लॉट है, तो उसकी ऑब्वियसली ज़्यादा वैल्यू रहती है इन कंपैरिजन टू द स्मॉल होल्डिंग्स। क्लियर टाइटल ऑफ द लैंड, कि भी जो ओनर है क्या हम लोगों को उस लैंड का एक क्लियर ओनर देखने के लिए मिल रहा है या फिर वहाँ पे हम लोगों को जो डिस्प्यूट देखने के लिए मिल रहा है, 3-4 ओनर्स देखने के लिए मिल रहे हैं। सो क्लियर टाइटल ऑफ लैंड भी जो है एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। एक्सेस बाय द रोड एंड अप्रोचेस, कि भाई क्या जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड है उस तक प्रॉपर रोड वगैरह का एक्सेस प्रोवाइड किया गया है या फिर नहीं किया गया है, ठीक है, या फिर हम लोगों को जो है वो वहाँ पे पैदल चल के जाना पड़ेगा उस लैंड तक। आफ्टर दैट कॉटेज और फार्म हाउस, फेंसिंग एंड गेट्स, तो हमारी जो लैंड है क्या वहाँ पे प्रॉपर सिक्योरिटी वगैरह के पर्पज़ के लिए फेंसिंग वगैरह की गई है, गेट्स वगैरह लगाए गए हैं? अगर ऐसा है तो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू, उस एग्रीकल्चर लैंड की वैल्यू ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू द अदर लैंड गाइस। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ क्रॉप्स दैट कैन बी कल्टिवेटेड। अब ऑब्वियसली जिस लैंड के ऊपर हाई यील्डिंग क्रॉप्स जो कल्टिवेट की जा सकती हैं, उस एग्रीकल्चर लैंड की वैल्यू हम लोगों को जो है वो ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी इन कंपैरिजन टू द लैंड जहाँ पे हम लोग जो है वो उन क्रॉप्स को कल्टिवेट कर रहे हैं जिनकी एक लो यील्ड हम लोगों को देखने के लिए मिलती है गाइस। सो ये हम लोगों ने फैक्टर्स के बारे में बात कर ली जो कि एक एग्रीकल्चर लैंड की वैल्यू को इम्पैक्ट करते हैं भी। अब हम लोग वैल्यूएशन मेथड के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, एग्रीकल्चर लैंड की वैल्यूएशन करने के दो मेथड्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, इनकम कैपिटलाइजेशन मेथड एंड सेल स्टैटिस्टिक्स मेथड। अब ये जो इनकम कैपिटलाइजेशन मेथड है, इसके अंदर जो लैंड की वैल्यू रहती है दैट इज बेस्ड ऑन द इनकम दैट कैन बी जनरेटेड फ्रॉम द लैंड गाइस। अभी इस मेथड के अंदर हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि जो लैंड है उसको रेंट के ऊपर दे दिया जाता है ऑन अ क्रॉप शेयरिंग बेसिस। अब यहाँ पे हम लोग फिर एनुअल इनकम जो है कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। जब हम लोगों ने लैंड को रेंट के ऊपर दे दिया ऑन अ क्रॉप शेयरिंग बेसिस तो एनुअल इनकम कितनी आई वो कैलकुलेट कर ली। उसमें से जो हम लोगों ने लोकल टैक्सेस दिए, मेंटेनेंस पे चार्जेस बियर किए, फार्मिंग इनपुट्स दी, इंश्योरेंस पे पैसा खर्च किया, उस अमाउंट को डिडक्ट कर लेंगे और जो अमाउंट आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेट एनुअल इनकम बोल देंगे भी। अब इस नेट एनुअल इनकम को कन्वर्ट कर लिया जाएगा इनटू द प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, बाय कैपिटलाइजिंग इट एट द सुटेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये कैपिटलाइज करने का मतलब क्या है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो कैपिटलाइज वैल्यू का मतलब क्या होता है? इट इज द अमाउंट रिक्वायर्ड टुडे टू अर्न अ फिक्स्ड एनुअल इनकम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मतलब अगर हम लोग चाह रहे हैं कि इस पीस ऑफ लैंड से हम लोगों को 10 साल बाद जो 50,000 रुपये जो है वो एनुअल इनकम आए, तो आज हम लोगों को कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा इस लैंड के ऊपर सो दैट 10 साल बाद 50,000 रुपये इनकम आ पाए।
उसको हम लोग क्या बोल देंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू बोल देंगे। अब कैसे निकालेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू? सो नेट एनुअल इनकम को ईयर परचेज फैक्टर के साथ में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। ईयर परचेज फैक्टर कैसे निकालेंगे? 1 डिवाइडेड बाय आई। आई क्या हो जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसलिए हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर हाई इनकम है और लोअर इंटरेस्ट है तो अल्टीमेटली हम लोग जो है वो हायर लैंड वैल्यू हम लोगों को देखने के लिए मिलेगी गाइस। सो ये हम लोगों ने देखा इनकम कैपिटलाइजेशन मेथड को भी। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं सेल स्टैटिस्टिक्स मेथड के बारे में। अब यहाँ पे हम लोग जो है वो वैल्यूएशन करते हैं लैंड की बाय कंपेयरिंग इट टू द सिमिलर एग्रीकल्चर लैंड दैट हैज रिसेंटली सोल्ड इन द सेम और सिमिलर एरिया। अब यहाँ पे किस तरह से ये मेथड काम करता है? तो पहले तो कंपेरेबल सेल्स निकाल लेंगे, हम लोग प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करेंगे सिमिलर एरिया या फिर रीजन में जिसका सिमिलर साइज सिमिलर पर्पज के लिए यूज होती है और सिमिलर उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखने के लिए मिले हम लोगों को। उसके बाद हम लोग जो है वो सेल प्राइस को देखेंगे ऑफ दीज कंपेरेबल पीसीज ऑफ लैंड। हम लोग वहाँ पे जो लैंड को जब कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे हम लोग कुछ फैक्टर्स को यहाँ पे देखेंगे कि जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उसकी प्राइस को, उसके वैल्यू को गए, ठीक है। प्राइस की यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं तो साइज, फिजिकल फीचर एंड लैंड टाइटल। अब कोई लैंड बड़ी है जिससे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं वो छोटी है, ठीक है। फिजिकल फीचर्स मतलब वो उबड़ खाबड़ है, वो बिल्कुल प्लेन है, ठीक है। तो इस तरह के जो फिजिकल फीचर्स हैं, फिजिकल फीचर्स हो गए, साइज हो गए या फिर लैंड का टाइटल है, ये वो फैक्टर्स बन जाएंगे जो कि प्राइस को इन्फ्लुएंस करेंगे। उसके बाद हम लोग ये जो फैक्टर्स हैं इनको एडजस्ट भी कर लेंगे, जैसे साइज, क्वालिटी और लोकेशन। सो इन फैक्टर्स को एडजस्ट कर लिया जाएगा प्राइस के ऊपर। इफ वन पीस ऑफ लैंड इज लार्जर और मोर फर्टाइल तो ऑब्वियसली ये हम लोगों को जो ज़्यादा वर्थ इसकी देखने के लिए मिलेगी पर यूनिट देन द अदर पीस ऑफ लैंड जो कि छोटी है और जिसकी फर्टिलिटी हम लोगों को ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलती है अभी। तो इन फैक्टर्स को हम लोग जो एडजस्ट कर लेते हैं। आफ्टर दैट वी विल बी डिटरमाइनिंग द वैल्यू। कैसे निकालेंगे? आफ्टर कंपेयरिंग एंड एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ लैंड इज बीइंग अप्रेज्ड इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी। जो सिमिलर प्रॉपर्टी है उसका जो मार्केट प्राइस है उसके बेसिस के ऊपर ही हम लोग अपने लैंड की जो वैल्यू है उसको निकाल लेंगे फाइनली गाइस। आफ्टर दैट नाउ देयर इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, what does not influence the cost of an asset? Your options are direct expenditure, profit margins, amount spent on production या फिर purchase price. What should be the right answer? The right answer will be option number B. तो profit margin भाई cost को impact नहीं करता, ये impact करता है प्राइस को गाइस। अभी हम लोगों ने देखा इसके बारे में। So option B will be the right one here. Next is with reference to the factors influencing changes in the value of assets, consider the following statements. Statements are increase in demand in a region can lead to an increase in asset value. Supply conditions have no impact on asset valuation. Consumer preferences can influence asset prices. Physical depreciation always increases the value of assets. So you need to select the most appropriate answer here. Your options are 1 and 3 only, 2 and 4 only, 1, 3 and 4 only या फिर 1, 2 and 3 only. What should be the right answer? The right answer will be 1 and 3 only. तो सेकंड स्टेटमेंट गलत क्यों है? क्योंकि ये बोल रहे सप्लाई कंडीशन हैव नो इम्पैक्ट ऑन एसेट वैल्यूएशन। नहीं भी, डिमांड और सप्लाई का एक हैवी इन्फ्लुएंस देखने के लिए मिलता है हम लोगों को वैल्यू के ऊपर। फोर्थ स्टेटमेंट गलत क्यों है? फिजिकल डेप्रिसिएशन ऑलवेज इंक्रीजेज द वैल्यू। नहीं भाई, ये ऑलवेज डिक्रीज हम लोगों को इसके केस में जो है वो वैल्यू होती हुई देखने के लिए मिलेगी गाइस, जब भी फिजिकल डेप्रिसिएशन होगी किसी एसेट की भी। आफ्टर दैट consider the following statements regarding the valuation of agriculture land. Land located closer to the cities or markets generally commands a higher value. Fertile soil quality is a key factor as it directly impacts crop yield and income potential. The presence of physical structures like cottages, fencing and gates can improve both security and usability of the land. So which of the statement given above are correct? Your options are 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3 guys. What should be the right answer? The right answer will be option number D, 1, 2 and 3 only. तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो हमारी बिल्कुल सही है यहाँ पे रिगार्डिंग वैल्यूएशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड भी। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज consider the following statements regarding the primary method of valuing agricultural land guys. So your statements are the income capitalization method and the sales statistic method are the two primary valuation approaches. The income capitalization method determines land value based on historical purchase price of the property. Under the income capitalization method, it is assumed that the land is leased out on a crop sharing basis. So which of the above statements are correct here? Are correct here. Options are 1 and 2 only,
2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3 guys. What should be the right answer? The right answer will be option number C, that is 1 and 3 only. तो सेकंड स्टेटमेंट गलत क्यों है? क्योंकि इनकम कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर जो लैंड की वैल्यू डिटरमाइन की जाती है दैट इज बेस्ड ऑन द इनकम दैट कैन बी जनरेटेड गाइज, नॉट ऑन द हिस्टोरिकल परचेज. सो दिस स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट वन. नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द सिलेक्शन ऑफ कंपेरेबल प्रॉपर्टीज अंडर दिस मेथड. यहाँ पे सेल स्टैटिस्टिक्स मेथड की बारे में बात की जा रही है. Consider the following statements. Your statements are: properties used for comparison must be located in the same or similar area. The land must be identical in size, otherwise it cannot be used for comparison. Identified properties should have similar usage and physical characteristics. So which of the above statements are correct here? Your options are 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3 guys. What should be the right answer? The right answer will be option number C, that is 1 and 3 only. तो देखिए भाई लैंड का साइज जो आइडेंटिकल तो होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि अगर नहीं है तो उसको कंपैरिजन ही नहीं के लिए यूज ही नहीं कर सकते. हम लोग उसको यूज कर पाएंगे बट उस फिर वहाँ पे जो लैंड साइज है उसके अकॉर्डिंग जो प्राइस है उसको हम लोग जो है वो एडजस्ट कर लेंगे इन द सेल स्टैटिस्टिक्स मेथड भी. तो यहाँ पे दिस मेथड का मतलब क्या है? सेल स्टैटिस्टिक्स मेथड की यहाँ पे जो है वो बात की जा रही है गाइस. ठीक है. सो आई होप इट इज क्लियर कि वाई ऑप्शन सी इज द राइट वन. तो ये हम लोगों ने वैल्यूएशन ऑफ रियल प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लिया. अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप लोग जीआईबी एग्जाम को लेकर के गाइडेंस चाहते हैं तो आप लोग एडुटैब की वेबसाइट पे विजिट करें. यहीं पे आप लोगों को कोर्सेज नाम का ये टैब देखने के लिए मिल जाएगा, जहां जाते ही आप लोगों को जीआईबी कोर्सेज के ऊपर क्लिक कर लेना है. जैसे ही आप लोग जीआईबी कोर्सेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग तरह के कोर्सेज आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे भी. जहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्रायल कोर्स के बारे में, जिसमें आप लोगों को जस्ट ₹1 स्पेंड करना है एंड यू विल बी एबल टू गेट अ 24 आवर एक्सेस ऑफ आर मास्टर कोर्स गाइस, जिसमें सभी कंपोनेंट का कंटेंट जो कवर्ड है भी. सो यू कैन ऑप्ट फॉर दिस ट्रायल कोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल. और अगर आप लोग चाहते हैं कि भी आप लोगों को जो मास्टर कोर्स में परमानेंट एक्सेस चाहिए तो जीआईबी कंप्लीट मास्टर कोर्स यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा. स्क्रॉल डाउन करते ही यहाँ पे आप लोगों को इस जीआईबी कंप्लीट मास्टर कोर्स के अंदर जो जीआईबी एग्जाम के चारों कंपोनेंट है उनकी कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करवाई जाएगी विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट क्लासेस, जो कि रिकॉर्डेड रहेंगी 15 से 20 मिनट की. इसके अलावा एग्जाम से ठीक पहले आप लोगों को लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी. आप लोग कंटेंट को रिवाइज कर पाएं इसके लिए कंसेप्ट नोट्स, कंटेंट की प्रैक्टिस करने के लिए चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और सॉल्व्ड पीवाईक्यूज प्रोवाइड किए जाएंगे भी. सो यू कैन एनरोल इन दिस कोर्स अगर आप लोग जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं. और अगर आप लोगों को लग रहा है कि इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए मास्टर कोर्स चाहिए तो IND-IFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट्स के लिए इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट करते हुए प्रिपरेशन करनी है इन जस्ट 60 आवर्स, तो आप लोग सुपर क्रैश कोर्स बैच 2 में खुद को एनरोल कर लें, जहां पे लाइव क्लासेस के थ्रू आप लोगों को प्रिपरेशन करवाई जाएगी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की. इसके अलावा रिवीजन पर्पज के लिए कंसेप्ट नोट्स दिए जाएंगे. आप लोग कंटेंट को प्रैक्टिस सही से कर पाएं इसके लिए आप लोगों को चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और सॉल्व्ड पीवाईक्यूज भी प्रोवाइड किए जाएंगे भी. सो इट कैन बी अ वन स्टॉप सोल्यूशन अगर आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट करते हुए प्रिपरेशन करना चाहते हैं इन जस्ट 60 आवर्स भी. इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि इंडिविजुअल कंपोनेंट के जो मॉड्यूल्स हैं उन इंडिविजुअल मॉड्यूल्स को एक सिंगल वीडियो के थ्रू कवर करना है तो बैंकर कैप्सूल कोर्स में आप लोग एनरोल कर सकते हैं, जहां पे एक इंडिविजुअल कंपोनेंट के जो मॉड्यूल्स हैं उनको सिंगल वीडियो के थ्रू कवर किया गया है. यहाँ पे आप लोगों को रिवीजन पर्पज के लिए कंसेप्ट नोट्स दिए जा रहे हैं. आप लोग कंटेंट को प्रैक्टिस सही से कर पाएं उसके लिए चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और सॉल्व्ड पीवाईक्यूज भी आप लोगों को दिए जा रहे हैं. और ये जो बैंकर कैप्सूल कोर्स है ये इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के लिए भी अवेलेबल है, जैसे IND-IFS, PPB, AFM और RBWM गाइस. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप लोगों को लग रहा है आप लोगों की प्रिपरेशन तो कंप्लीट है, अब आप लोगों को सिर्फ इवैल्यूएशन करनी है, तो आप लोग टेस्ट सीरीज में खुद को एनरोल कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों को मई 2023 से नवंबर 2025 तक के सॉल्व्ड पीवाईक्यूज प्रोवाइड किए जाएंगे. आप लोगों को एग्जाम लाइक पैटर्न में प्रैक्टिस हो पाए इसके लिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिए जाएंगे. आप लोग जो है वो चैप्टर्स के ऊपर कमांड एस्टेब्लिश कर पाए इसके लिए चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे इस टेस्ट सीरीज के अंदर भी. सो यू कैन ऑप्ट फॉर एनी ऑफ दीज पर्टिकुलर कोर्सेज डिपेंडिंग अपॉन योर need for JIB preparation. So guys, that is all from my side for this particular session. I hope ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं. अगर एक्चुअल में ये सेशन पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें. और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो मेल जरूर करें hello@edutab.co.in के ऊपर. जय हिंद.